हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल का लेक्चर हमने पढ़ा था कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन क्यों हुआ, क्या रीजन था उसके विघटन होने के पीछे। तो हमने देखा जो सोवियत संघ जो है वो क्या हुआ कि उसने अपने आम नागरिक जो थे उस पर ध्यान नहीं दे पाया था और वो हमेशा उन लोगों पे ध्यान देता था या उन देश पे ध्यान दे रहा था जो क्या था उसके विरोधी थे। यानी कि वो हमेशा अपनी कंपैरिजन तो है वो अमेरिका के साथ करता था कि अमेरिका इन चीज़ों से मुझसे आगे है तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं भी ये सब कर सकता हूँ। उसने अपना ज़्यादातर टाइम और ज़्यादातर दिमाग जो है परमाणु हथियार बनाने में लगा दिया। तो उसके जो मतलब अपने नागरिकों पे वो ध्यान नहीं दे पाया था और हमेशा से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे उन्हें वंचित रखा। ना ही तो उसकी विचारधारा लोकतांत्रिक थी और ना ही वो अपनी जो सत्ता थी उसकी आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षा को पूरा कर पाया था। और उसकी जो औद्योगिक जो वस्तुएं थी वो भी पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका से क्या थी, लोअर क्वालिटी की थी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा होने के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन का मेन रीजन बन गए थे। तो आज जो है आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि विघटन की परिणतियाँ क्या थी। मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो उस टाइम पे सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। बहुत कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अगर जल्दबाजी में हम जल्दी करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यही गलती जो है वो मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने की थी, जिसे उन्हें उनका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया था और जल्दबाजी के कारण उनकी सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले विघटन की परिणतियाँ क्या थी। हम जानते हैं कि जो सोवियत संघ जो तो है वो शीत युद्ध के दौर, ठीक है, इसके बाद में महाशक्ति के रूप में उभरा था, जिसमें दो महाशक्तियाँ थी, सोवियत संघ थी और अमेरिका थी। तो अमेरिका जो थी उसे प्रथम महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी यानी कि दूसरी अमेरिका को छोड़ने के बाद सोवियत संघ जो है वो दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर के आता है। तो हम जो सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रही हैं। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि हर परिवर्तन में बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यह सूचनाबद्ध करना उचित नहीं होगा। ठीक है, अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति से हुआ। हम जानते हैं सोवियत संघ का जो विघटन है ये कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का स्टार्टिंग। ठीक है, तो समाजवादी प्रणाली को पछाड़ जाएगी या नहीं, ये सब लोग सोच रहे थे। समाजवादी प्रणाली, ठीक है, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष था वो उनकी विचारधारा को लेकर नहीं था। कोई भी देश का अगर विघटन हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन विचारधारा का कभी भी विघटन नहीं होता है। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांधा रखा था। सैन्य गुटों में, ठीक है, शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई थी और एक नई शांति की संभावना का जन्म हो गया था। ठीक है, अब आता है कि दूसरा ये कि विश्व राजनीति में शक्ति बदल गई और इस कारण विचार और संस्थाओं के अपेक्षिक प्रभाव से भी बदलाव आया, यानी कि जो प्रभाव थे उनके अंदर भी चेंजमेंट हो गया था। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावना थी। कौन सी थी, क्वेश्चन बन सकता है। शीत युद्ध के अंत के टाइम में 2 संभावना लिखिए, बताइए। ठीक है, या तो बची हुई महाशक्ति का दबाव दबा रहे और एक ध्रुवीय विश्व बने, या फिर कोई देश अथवा देश के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। ठीक है, या तो महाशक्ति का दबदबा मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ऐसा चलता रही, या फिर एक सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक ही महाशक्ति बचेगी जो होगी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में आता है कि फिर कोई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा।
अगर ऐसा नहीं होता है कि तो सभी देश क्या अपनी अपनी चलाएंगे, तो वो बहुध्रुवीय देश बन जाएगा। देखो, एक ध्रुवीय, दो ध्रुवीय और बहुध्रुवीय। एक ध्रुवीय का मतलब होता है कि पूरे सतह के अंदर सिर्फ एक ही देश का चलना, जैसे कि मानो कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो जो सोवियत संघ के पास जो परमाणु हथियार थे वो सब किसके पास चले गए थे? रूस को। तो रूस भी एकमात्र क्या बन गया था? शक्तिशाली देश और महाशक्ति के रूप में उभर आया था। और बहुध्रुवीय का मतलब होता है एक से अधिक देशों का क्या होना? शक्तिशाली होना या ठीक है। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शहर पाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं क्या थी? विभिन्न थी। तो अब क्या हुआ कि एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही है, चैप्टर के अंदर बार बार वही बात दोहराई जा रही है। ठीक है, तो बोरिस येल्त्सिन जो था सोवियत संघ का नेता चेंज होते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, पता है। तो 1931 से 2007 तक तो ये क्या थे? सोवियत संघ के नेता। ठीक है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति हैं बोरिस येल्त्सिन। क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो रूस है उसका पहला चुना हुआ नेता कौन सा था? बोरिस येल्त्सिन। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुंचे गोर्बाचोव का कंप्लीट नाम है मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा मास्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा। ठीक है, गोर्बाचोव के आलोचकों में शामिल हो गए। तो जो मिखाइल गोर्बाचोव थे, इन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्टों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसका थोड़ा सा पोर्शन और हमारा शायद बचा हुआ है, तो हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बचा हुआ है इसके अंदर कि देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा था। रूस की बात की जा रही है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमों में अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय होना। सोवियत संघ जब उसका विघटन हुआ ना, तो नए देश जो उजागर हुए। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ा और उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। देखो, आपको पता है कि नाटो जो संधि थी वो किसकी थी? अमेरिका की। ठीक है, और यूरोपीय जुड़ना चाहते थे अंटार्कटिक नाटो इस समय। और मध्य एशियाई जो देश थे वो क्या थे? अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का क्या करते थे? फायदा उठा रहे थे। अब नेक्स्ट उठाना चाह रहे थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देश अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मतलब हर बार एक एक बात रिपीट हो रही है, फिर भी मैं क्या कर रही हूँ? एनसीईआरटी से आपको रीड करवा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है। हम शॉर्ट नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन मन में एक वहम सा होता है कि हमने नोट्स तो पढ़ लिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी से जब तक कवर नहीं करते ना, तब तक दिलासा नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से मैंने एक एक बात पिछले लेक्चर में क्या था, शॉर्ट नोट्स के रूप में बताइए। तो इसमें क्या हुआ है कि एक बात बार बार रिपीट की जा रही है, लेकिन अब क्या हुआ, हमने एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी पढ़ने से पहले हम इसके नोट्स पढ़ेंगे, ताकि हमें एनसीईआरटी रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी इसमें एक ही बात बार बार जो दोहराई जा रही है, हम वो भी एनसीईआरटी से कवर करेंगे, ताकि हमें लग जाए कि हाँ, जो शॉर्ट नोट्स हमने पढ़े हैं उसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर हो चुकी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन
ऑप्शनल टाइप वाले उनके लिए। सो गाइस, ये लेक्चर आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी क्या है। सो थैंक यू गाइस।